स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी छात्र छात्राओं का आपकी अपनी ऑनलाइन एजुकेशन की कक्षा में स्वागत है। प्रिय छात्रों, हम करेंगे 11वीं कक्षा के इकोनॉमिक्स के सेकंड पार्ट का लेसन नंबर 6 और इसमें हमारा चर्चा का विषय चल रहा है एलपीजी की नीतियाँ। जो आर्थिक सुधार 1991 से हुए थे एलपीजी, तो उसके बारे में हम बातें कर रहे हैं और इससे के दौरान हम लोगों ने आपसे बताया कि एलपीजी जो नीतियां हैं उनको डिटेल से कि जो उदारीकरण है और निजीकरण है, वैश्वीकरण है, इन कौन सी नीतियां हैं, इनके अंतर्गत क्या क्या सुधार किए। लेकिन विषय ये है क्या ये हमारे लिए ठीक है या नहीं है, हमारे लिए क्या उचित है, इनके क्या सकारात्मक प्रभाव है, क्या नकारात्मक प्रभाव है। इन सभी बातों का हम अर्थशास्त्री या अर्थशास्त्र स्टूडेंट होने के कारण इन बातों पर हम चर्चा अवश्य करेंगे और इसी से हम अंदाजा लगाएंगे कि ये हमारे लिए फायदेमंद रही या नुकसानदेह रही। तो प्रिय छात्रों, जो आज आपका विषय है वो है एलपीजी की नीतियों का मूल्यांकन। तो एलपीजी की मूल्यांकन से अभिप्राय हमारा एलपीजी नीतियों के अंदर सिर्फ यही जानना है कि उनके ऋणात्मक और सकारात्मक प्रभाव कौन से हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सकारात्मक प्रभाव। जो एलपीजी की नीतियों का जो है सकारात्मक प्रभाव कौन कौन से हुए हैं। क्यों भी कोई भी चीज होती है वो सोना नहीं होती। आपने पता है कि कुछ उसके जहाँ अच्छाइयाँ होती हैं उसमें कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। तो निश्चित रूप से जो एलपीजी की नीतियाँ लागू की गई हैं इनकी कुछ अच्छाइयों के साथ बुराई भी होंगी। तो हम पहले इनके सकारात्मक प्रभाव को जान लेते हैं कि सकारात्मक प्रभाव कौन कौन से हैं। तो सकारात्मक प्रभाव सबसे पहला है एक जीवंत अर्थव्यवस्था। नंबर एक जीवंत अर्थव्यवस्था। प्रिय छात्र, आपको पता है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था पहले चल रही थी जिसमें हमारा सार्वजनिक क्षेत्र सबसे ज्यादा था। तो सार्वजनिक क्षेत्र में पहले भी हमने बताया कि काम में देरी होना और उसके साथ साथ उसमें अकुशलता होना, रुचि न लेना, इन कारणों से क्या था कि हमारी अर्थव्यवस्था एक मृत सी अर्थव्यवस्था हो गई थी जिसमें कोई जान नहीं थी। तो इसमें जान डालने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में जान डालने के लिए निश्चित रूप से एक जीवंत और सक्रिय अर्थव्यवस्था बन गई। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की नीतियों के समावेश के बाद देश के सभी आर्थिक गतिविधियों में के सत्र में वृद्धि हुई। इसका परिणाम स्पष्ट रूप से जीडीपी की समृद्धि दर से प्रभावपूर्ण वृद्धि के रूप में दृष्टिगोचर होता है। कुछ पिछले वर्षों में जीडीपी की जो वार्षिक दर थी वो 9% से अधिक रही। 9, 10 व 11 में जीडीपी की दर समृद्धि दर 8.4% रही। जीडीपी की आकलन की गई श्रृंखला के आधार पर जो सन 2011 से 12 है उसकी तथा 15 से 16, 16 से 17 के लिए जो आर्थिक समृद्धि की दर है वो क्रमशः 8% के आसपास, 8 और 7% के आसपास आंकी गई। इसका मतलब ये है कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो अर्थव्यवस्था है वो जीवित अर्थव्यवस्था है। तो इसके साथ हमारा दूसरा पॉइंट है औद्योगिक उत्पादन के लिए स्फूर्तिदायक ये हमारे उद्योगों के लिए स्फूर्तिदायक भी सिद्ध हुई क्योंकि उद्योगों में इसमें ज्यादा ध्यान दिया गया। जो हमारे पुराना चल रहा था, पुराने तरीके से टेक्निक से हम कर रहे थे, तो उद्योगों में वैश्वीकरण के कारण विदेशों से नई मशीनें आई, प्राइवेटाइजेशन के कारण लोगों ने इसमें रुचि ली, अपना उद्योग स्थापित किया गया
और उदारीकरण उनके ऊपर लाइसेंस परमिट की काफी सारी जो पाबंदियां थी वो हट गई और उसके हटने के कारण उद्योगों में एक नया जान आई और उद्योग आगे बढ़ने लगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में एलपीजी की नीतियां औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि और प्रेरक और स्फूर्तिदायक सिद्ध हुई। वर्तमान में औद्योगिक उत्पादन में लगभग 10% है, जो कि 1991 से पहले काफी अधिक है। एलपीजी की नीतियों के बाद भारत का आईटी उद्योग, जो आईटी उद्योग हमारा आईटी उद्योग, ये विश्व में केंद्र में मुख्य रूप से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो उद्योग है वो पूरे विश्व में मुख्य रूप से चर्चा का बिंदु बना रहा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारा औद्योगिक उत्पादन के लिए बहुत ही बढ़िया रही एलपीजी की नीतियां। और नंबर 3, घाटे पर रोक। जो राजकोषीय घाटा था उस राजकोषीय घाटे पर रोक। घाटे इसका अगला फायदा ये हुआ कि हमें इससे राजकोषीय घाटे पर रोक मिली। निरंतर बढ़ता हुआ राजकोषीय घाटा दिन प्रतिदिन हमारा बढ़ रहा था। भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश की प्रक्रिया के लिए जो गंभीर खतरा बन गया था। 1991 से पहले यह 8.5% था। एलपीजी नीतियों के फलस्वरूप सरकारी राजस्व में काफी वृद्धि हुई। इसके परिणाम राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 5% के आसपास रखा गया। यह पर्याप्त रूप से कम नहीं है, परंतु पहले की तुलना में कम अवश्य है। वर्ष 17-18 में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा था वो 3.5% हो गया। यानी इसका मतलब पहले से हमें जो राजकोषीय घाटा काफी उठा रहे थे उस राजकोषीय घाटे पर लगाम लगी। और जिसका जो अगला पॉइंट है वो है मुद्रास्फीति पर रोक। छात्रों, दूसरी बात, जो ही हमारे देश के अंदर एलपीजी की नीतियां लागू हुई तो जो लोगों के पास स्पेयर पैसा उन्होंने उद्योगों में लगाना शुरू कर दिया। पहले वास्तव में वे इसको यूज नहीं कर रहे थे, तो सेविंग पर ज्यादा जोर था, क्योंकि जो उद्योग लगाने बड़े मुश्किल थे। उदारीकरण की नीति के कारण क्या कहूँ, उनके जो परमिट लेने की, लाइसेंस लेने की कम हो गई। वैश्विकीकरण के कारण दूसरी नई टेक्नोलॉजी लाने की लोगों के पास अवसर आ गए और उदारीकरण के कारण को उनके लाइसेंस वगैरह में छुट्टी हुई। निजीकरण के कारण उन्हें अपने खुद के उद्योग लगाने में सहायता मिली। देश की में वस्तु और सेवाओं के अधिक प्रवाह के फलस्वरूप मुद्रास्फीति या कहें कि अब कीमत वृद्धि की दर थी उस पर रोक लगी, अर्थात यह दर बहुत कम हुई। पिछले दशक 2000 से लेकर 2010 में मुद्रास्फीति की औसत वार्षिक दर 5.3% थी। 2014 से 15 में 2% की तुलना में 15 और 16 में मुद्रास्फीति कम होकर के -2.5% आंकी गई। 17-18 में 3.3% रही। हम कह सकते हैं कि इस प्रकार जो एक मुद्रास्फीति बढ़ रही थी हमारे देश के लिए खतरा बनी हुई थी, उस पर रोक लगी। और नंबर 5 है आपका अगला पॉइंट है वो आपका उपभोक्ता की प्रभुसत्ता। इसका मतलब है कि हर उपभोक्ता को अपनी इच्छा अनुसार उत्पादन लेने की क्षमता बढ़ गई। वो सिर्फ निर्भर अपने देश पर ही निर्भर नहीं है कि जो अपने देश में उत्पादन है उन्हीं साधनों से वो काम चलाएगा। उपभोक्ता को जो भी साधन चाहिए वैश्वीकरण के कारण वो दूसरे देशों में भी उस साधन को उपलब्ध कराने लगा और निजीकरण के कारण भी उसे अपनी उद्योग बनाने में सहायता मिली। समय के साथ साथ उपभोक्ता की प्रभुसत्ता निश्चित रूप से विस्तार हुआ और यह इस तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि विभिन्न विश्व बाजारों में अनेक प्रकार की वस्तुएं और सेवाएं उपभोक्ता को आसानी से उपलब्ध हो जाती थी, क्योंकि वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण हम किसी दुनिया के किसी हिस्से से भी उस वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। उत्पादक भी उपभोक्ताओं के चयन और पसंद के अनुरूप वस्तु को उत्पादन को ढाल लेते थे, क्योंकि अब उन्हें उद्योग बनाने की आज़ादी थी, उद्योग खोलने की आज़ादी थी।
इसका परिणाम यह हुआ कि गृहस्थों के व्यय में वृद्धि हुई, और इसका अर्थ यह निकलेगा कि यदि लोगों के व्यय में वृद्धि हुई तो लोगों के कल्याण सत्र में भी वृद्धि होगी, क्योंकि राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो लोगों के कल्याण में पैसा लगेगा। और नंबर 5, विदेशी विनिमय कोषों में पर्याप्त वृद्धि। और नंबर 6 आपका विदेशी विनिमय, विदेशी विनिमय जो हम दूसरे देशों से लेन देन करते हैं उसमें के विदेशी विनिमय के कोषों में वृद्धि। स्टूडेंट, जब हमारा विस्तार हो गया पूरी दुनिया के साथ वैश्वीकरण के कारण और पूरी आज़ादी मिल गई अपना उद्योग लगाने के कारण, सीधी सी बात है कि इसके कारण जब हम दूसरे देशों में अपना आयात निर्यात ज़्यादा करेंगे तो जो विदेशी हमारे पास कोष पड़े हैं, विनिमय के कोष हैं, उनमें वृद्धि हुई, क्योंकि हमारे लोगों ने दूसरे देश में जाकर उद्योग लगाया जिससे विदेश के लेके आए या हमने निर्यातों की मात्रा को बढ़ाया। विदेशी विनिमय कोषों भंडारों में कमी सरकार के लिए एक मजबूरी थी, जिसके कारण से एलपीजी नीतियों को अपनाना पड़ा था, क्योंकि हमारे पास विदेशी विनिमय के भंडार नहीं लिए थे और इसके लिए हमारे पास और कोई तरीका नहीं था कि हम वैश्वीकरण अपनाएं, जो उनके ऊपर प्रतिबंध लगे हैं उनको हटाएं। और इसके साथ साथ इन नीतियों के परिणाम स्वरूप ही देश की विदेशी विनिमय भंडार अब एक सुखद अवस्था में है। विदेशी विनिमय कोषों की पर्याप्त एवं अच्छी राशि अर्थव्यवस्था की हस्तपुष्ट स्थिति को प्रतिबिंबित करती है। इसके वैश्वीकरण निवेशकर्ताओं को भी भारतीय बाजारों के निवेश के प्रति आर्थिक विश्वास बढ़ा है। अगला पॉइंट है निजी विदेश निवेश का प्रभाव। निजी विदेश निवेश प्रभाव में वृद्धि। देखिए स्टूडेंट, ये बदल नहीं होगा, दोनों पॉइंट आपको एक जैसे लग रहे हैं। यहाँ हमने विदेशी विनिमय की बात की है, यानी विदेशी मुद्रा करेंसी कोषों की बात की है। यहाँ हम निजी विदेश में निवेश की बात करें। जो हमें वैश्वीकरण हुआ तो हमने दूसरे देशों में जाकर भी उद्योग लगाना शुरू कर दिया और विदेशों ने हमारे देश में उद्योग लगाने शुरू कर दिए, जिससे विदेशी निवेश है वो एक देश से दूसरे देश में काफी मात्रा में फैला। इसके घरेलू अर्थव्यवस्था में पुनः निवेश के लिए भी बहुत अधिक है, जो प्रचलित नहीं हो पा रहा था वो हुआ। और विदेश स्वदेशी तकनीकी औद्योगिक पुरानी होती जा रही थी, उसके लिए भी हमें ये हमारे लिए जो एलपीजी की नीतियां हैं ताकि हम नई टेक्निक को विदेशों से अपने देश में ले आए, वो बड़ी कामयाब हुई। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि निजी विदेश निवेश के फलस्वरूप देश में केवल पूंजी प्रभावित होती है, केवल पूंजी प्रभावित नहीं होती बल्कि औद्योगिक और टेक्नोलॉजी भी प्रभावित होती है। इसका अगला पॉइंट एक उभरती आर्थिक शक्ति के रूप में भारतीय पहचान। एक उभरती आर्थिक शक्ति के रूप में भारत की पहचान। स्टूडेंट्स, एलपीजी की नीतियों के कारण हमें विदेश जो हम विदेशों में हमारी शाख गिरती जा रही थी, इसमें बड़ी वृद्धि हुई। आर्थिक शक्ति के रूप में हम भारत विदेश में पहचान बना, क्योंकि एलपीजी की नीति लागू होने से लोगों को उद्योग लगाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिला और उन्होंने नए नए प्रोडक्ट पैदा करके वैश्वीकरण नीति के कारण विदेशों में अपना माल भेजा, जिसके कारण हमारी विदेशों में भी जान पहचान होगी विदेशी लोगों में, और विदेशी लोग भी हमारे देश में आकर के जब उन्होंने अपना उद्योग लगाया या अपनी पूंजी का निवेश किया, इसके कारण उनकी भारत की पूरे विश्व में एक उभरती आर्थिक शक्ति के रूप में पहचान बनी। इस पहचान ने भारत के आर्थिक स्थान को न केवल ऊंचा उठाया बल्कि वैश्विक निवेशकर्ताओं पर भी यह मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाला कि निवेश के लिए भारत उनके लिए सबसे पसंदीदा
भारत को अपना पसंदीदा स्थान चुना, यानी अमेरिका जैसे देशों ने भी भारत में अपना निवेश करना उचित समझा, जब उससे पहले वे लोग भारत को एक बहुत ही बिखरा हुआ गिरा हुआ देश कहते थे। एकाधिकारी बाजार से प्रतियोगिता की ओर। इसके साथ छात्र एक पॉइंट और बनता है, नंबर 9, वो है हमारा कि आर्थिक बाजार की दृष्टि से यदि हम देखें तो भारत वह एक पहचान बन गई थी, और जो एकीकरण जुड़ा हुआ था, हमारा सार्वजनिक था या कहीं यहाँ पे हमारा बाजार था, उस पर सरकार का एकाधिकार था, उसके लिए अब भिन्न भिन्न लोगों को परमिशन मिलने के कारण उसका एक प्रतियोगिता बाजार के रूप में उसने स्थान ले लिया, जो हमारे लिए बहुत ही प्रभावी अच्छे उत्पादन बने से कंपटीशन की भावना आई उद्योगों को, उद्यमियों के पास, उन्होंने इसलिए बहुत प्रयास किया। तो ये तो स्टूडेंट आपके थे सकारात्मक प्रभाव। लेकिन आपको मैंने पहले भी बताया था कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक, क्योंकि हर दिखने वाली चीज है वो सोना नहीं होती, उसके पीछे उसके अवगुण भी छिपे होते हैं। तो हमें एक अर्थशास्त्री स्टूडेंट होने, अर्थशास्त्र का स्टूडेंट छात्र होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इसके सकारात्मक के साथ साथ नकारात्मक प्रभावों का भी अध्ययन करें, ताकि हम जान पाए कि हमारे लिए ज्यादा उपयोगी है या नुकसानदायक है। तो इसे अब हम उसके सकारात्मक प्रभाव बात करते हैं, नकारात्मक प्रभावों का अध्ययन। तो नकारात्मक प्रभाव में सबसे पहला हुआ था, वो था इसका कृषि की अवहेलना। नंबर 1, कृषि अवहेलना। देखिए छात्रों, एलपीजी में विशेष करके उद्योगों को ही स्थान दिया गया, उद्योगों के लिए लागू की गई, तो इसमें कृषि के लिए कोई स्थान नहीं रखा गया था। इसलिए हमारी कृषि जो थी वो पिछड़ती जा रही थी। उद्योगों की तरफ सरकार का ज्यादा ध्यान था। जो परमिशन आपके क्या कहते हैं कि आपने उदारीकरण की नीति अपनाई, वो भी उद्योगों के प्रति अपनाई, आपने प्राइवेट किया, वो भी उद्योगों को किया, और यदि आपने वैश्वीकरण विदेशों में आना जाना, लोगों की टेक्नोलॉजी इत्यादि किया, वो भी उद्योगों को किया। यानी मेन टारगेट उद्योग रहा, कृषि की तरफ इनकी कोई ध्यान नहीं गया। जो डीजीपी हमारे देश की जो जीडीपी है, उसमें वृद्धि मुख्यतः औद्योगिक क्षेत्र के पर्याप्त विकास के कारण संभव होती है। एलपीजी की नीतियों के कारण ध्यान का केंद्रीकरण कृषि की से उद्योग की ओर हमारा बदल गया, जिससे कृषि की विकास दर पर एक धक्का लगा। कृषि के धक्के का अभिप्राय भारत के जन समूह की आजीविका तथा रोजी रोटी के प्रमुख स्रोत को एक बड़ा धक्का। यदि मैं सच कहूं तो कृषि की अवहेलना का अर्थ है निर्धनता की अवहेलना। यहाँ विशेष रूप से नोट करने वाली बात यह है कि भारत जैसे देश में कृषि क्षेत्र का धक्का विकास न तो औद्योगिक क्षेत्र की विकास क्रिया को भी बाधा बन सकता है। क्यों बन सकता है, इसका मैं आपको कारण बताऊंगा। इसका कारण यह है कि औद्योगिक क्षेत्र के लिए कृषि कच्चे माल का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि उद्योग चाहे हम कितना भी किए जाए, उद्योगों की कितनी भी अच्छी टेक्नोलॉजी लगा लें, लेकिन उस टेक्नोलॉजी के लिए आपको पता है कि जो कच्चा माल हो तो कृषि से मिलना है। यदि हम कृषि की अवहेलना करेंगे तो उद्योग इतने जितना हम चाहते हैं उतना नहीं बन पाएंगे, क्योंकि उनको कच्चा माल नहीं मिलना। कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी लगा लें आप, लेकिन यदि आपके पास माल नहीं है तो कैसे होगा। कृषि क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र में श्रम आपूर्ति का प्रमुख स्रोत है, और ट्रैक्टर तथा थ्रेसर जैसे कई औद्योगिक पदार्थ के लिए भारी मांग का आधार भी तो कृषि है। यहाँ कहने वाली बात यह है कि जो मशीनरी पैदा करेंगे उद्योग, वो खेती के लिए प्रयोग करेंगे। यदि वो खेती की तरफ कोई ध्यान नहीं होगा, यदि खेती पिछड़ जाएगी जहां पर लोगों में मुख्य आजीविका है, तो आपके थ्रेशर ट्रैक्टर क्या काम आएंगे, थ्रेशर ट्रैक्टर का क्या यूज रह जाएगा। तो इसलिए कृषि की अवहेलना की गई एलपीजी के अंदर, जो एक बहुत ही नेगेटिव प्रभाव है इसका कि कृषि को एलपीजी के अंतर्गत उसकी ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। इसके बाद दूसरा, विकास प्रक्रिया का शहरीकरण केंद्रीकरण। नंबर 2, विकास प्रक्रिया में शहरीकरण केंद्रीकरण, शहरी केंद्रीकरण। इस
पॉइंट को समझना बड़ा आसान है। आप लोग देखते हैं कि हर रोज जो काम धंधे की दौड़ में लोग गांव को छोड़ छोड़ करके शहरों की तरफ दौड़ रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 1991 से यदि पहले की बात करें तो हमारे देश में ज्यादा मुख्यतः काम धंधा था, कृषि में था, लोग खेतों में ही लगे रहते थे, अपने खेती रोजगार रोजी रोटी कमाते थे। लेकिन जो एलपीजी की नीतियां हुए और उद्योग में एक औद्योगिक क्रांति सी आई, तो औद्योगिक क्रांति के कारण शहरों में काम धंधे की दौड़ में लोग शहरों में, मुख्य जो एलपीजी की नीति का काम था वो गांव एरिया को इग्नोर कर दिया, गांव को छोड़ करके उन्होंने शहर को टारगेट बनाया। क्योंकि लोग लगभग आपको पता है कि शहरों में स्थापित होते हैं, हम शहरों में स्थापित किया तो लोगों का भी रुझान देश में गांव को छोड़ करके अपनी जो प्राकृतिक पुरानी संस्कृति सनातन संस्कृति उसको छोड़ करके शहरों की तरफ भागना शुरू कर दिया। क्योंकि इसमें आपने देखे शहरों को ही इन्होंने अपना केंद्र बिंदु बनाया था एलपीजी नीति में, क्योंकि उन्होंने वहां वांछित आधारित संरचना उपलब्ध होती है इसके लिए। इसके परिणाम स्वरूप से जो गांव और शहर का अंतर था वो बढ़ता गया। ऐसा कोई भी आर्थिक द्वैतवाद सामाजिक द्वैतवाद को भी बढ़ावा देता है। कोई भी सामाजिक द्वैतवाद अनंत विकास प्रक्रिया के लिए बढ़िया चीज नहीं होती। खतरा देखे को निर्धन और गरीबी की जो खाई है उसको गहराई करता जाता है। नंबर 3, आर्थिक औपनिवेशिकवाद। आर्थिक औपनिवेशवाद, औपनिवेशिकवाद, उपनिवेशवाद। इसका मतलब ये है कि हमारा देश में एलपीजी की नीति लागू होने के कारण हमारे देश में विदेशियों का आना शुरू हो गया। आपको पता है कि आपने हिस्ट्री में पढ़ा था कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में राजनीतिक उपनिवेशवाद के लगभग 200 वर्ष बीत गए। अब जबकि एमएनसी से भारतीय अर्थव्यवस्था का अपना प्रभुत्व जमा रही है, हमें फिर से एक प्रकार से आर्थिक उपनिवेशवाद झेलना पड़ सकता है। इसका नीत अर्थ उस स्थिति से है जिसमें जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं अपने पदार्थों की बिक्री के लिए भारतीय विचारों का शोषण कर रही है। मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ में आ रहा है। आर्थिक रूप से अंग्रेजों ने हमने लगभग 200 सालों तक गुलाम बनाए रखा। आपको ज्ञात है कि जब वे भारत में आए थे तो वे व्यापारी बनकर आए थे और भारत में उन्होंने धीरे धीरे आकर के अपनी बहुत सारी कंपनियां स्थापित करके भारत को गुलाम बना लिया था। यदि आज भी स्थिति पैदा होती जा रही है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां मल्टी लेवल नेशनल कंपनियां हैं वे अनेक प्रोडक्ट को लेकर के हमारे देश में कंपनियां स्थापित कर रही हैं। यदि हम समय रहते हुए सचेत नहीं रहे तो वे धीरे धीरे हमारे देश में अपना प्रभुत्व जमाती जाएंगी और दोबारा से हम आर्थिक रूप से उपनिवेशवाद की ओर बढ़ रहे हैं। इसका बड़ा एक सोचने वाला पहलू है कि इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। इस प्रक्रिया में घरेलू उत्पादक अपनी कमजोरी प्रतियोग शक्ति के कारण सीमांत हो रहे हैं या सिकुड़ते जा रहे हैं, पीछे की ओर दिखते जा रहे हैं। क्योंकि जो बड़ी बड़ी नेशनल बड़े बड़े देशों की कंपनियां हमारे देश में आ रही हैं, उनका कम दर पर प्रोडक्ट दे करके हमारे देश का शोषण करने और हमारे देश का पैसा अपने विदेश में ले जा रहे हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि सबसे ज्यादा जो खतरनाक पॉइंट है वो यही है हमारे देश का एलपीजी नीति का। एलपीजी नीति के कारण जो बड़े बड़े विदेशी कंपनियां हमारे देश में वैश्वीकरण के कारण आकर के निवेश कर रही हैं, वो निवेश करके हमारे देश का शोषण कर रही हैं और हमें पीछे की ओर ही धकेलती जा रही हैं। और नंबर 4 है उपभोक्तावाद का फैलाव। स्टूडेंट्स, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि जो भोग हैं आज का हर मनुष्य भौतिकवाद हो गया है। जो जो उसकी इच्छाएं बढ़ गई हैं, हर मनपसंद उसकी भौतिकवाद की वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं, वो आंतरिक रूप से सिकुड़ता जा रहा है। उसके रीति रिवाज संस्कृति भारतीय संस्कृति वो पिछड़ती जा रही है। क्योंकि वो आज भोग विलासिता की वस्तुएं हैं, हर कोने से देश के हर दुनिया के हर हिस्से से वो प्राप्त कर सकता है। इसके कारण वो इनमें उलझ कर रह गया है। एलपीजी की नीतियों के परिणाम स्वरूप देश में जो मल्टीनेशनल कंपनियों के फैलने से उपभोक्तावाद बड़े पैमाने पर फैल रहा है। वैश्वीय वस्तुओं के अनेक प्रकार के ब्रांड बाजार में आने से जनसमूह आकर्षित होकर के फजूलखर्ची कर रहे हैं। अपनी आमदनी से बाहर होकर भी भारतीय समाज की
पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे हैं, भारतीय अपनी समाज की को छोड़ करके पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे हैं, जिससे उधार लेकर के भी खर्च किया जा रहा है। इससे व्यापारियों विनिर्माताओं के लिए बाजार का आकार विस्तृत हो सकता है, परंतु निश्चित रूप से उपभोक्ताओं के रूप में ग्रस्तों की संवेदनशीलता को बढ़ाता है। वे प्रदर्शन प्रभाव के शिकार हो जाते हैं, जो भौतिकवाद को तो बढ़ावा देता है परंतु उसकी मानसिक शांति को छीन लेता है। तो ये भी बहुत बड़ा जो हमारी प्राकृतिक संस्कृति है, हमारी सनातन संस्कृति है, उसको धीरे धीरे छीनता जा रहा है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम है। और पांचवा है सांस्कृतिक ह्रास। सांस्कृतिक सांस्कृतिक ह्रास है, ये क्या है? ये कि जो मैंने अभी इसी पिछले पॉइंट में आपको उपभोक्तावाद में बताया था कि हम उपभोग वस्तुओं की दौड़ के पीछे इतने ज्यादा पड़ गए हैं कि हम हमारी संस्कृति, त्योहार, जो भी हमारे पिछले पारंपरिक हमारे देश के रीति रिवाज है, उनको भूलते जा रहे हैं और उपभोग के लोग हैं उसके में अंदर घुसते जा रहे हैं। वैश्वीकरण के कारण भी भारतीय समाज का सांस्कृतिक ह्रास हो चुका है। आर्थिक संपन्नता जीवन के अन्य पैरामीटरों या पहलुओं पर हावी हो चुके हैं। आज प्रत्येक व्यक्ति आर्थिक रूप से स्वतंत्र और धनी होना चाहता है। वह इस बात को भूलता जा रहा है कि उसका अपने परिवार और समाज के लिए कोई जिम्मेवारी है। अपने परिवार के प्रति वफादारी, समाज के लिए निष्ठा, जो किसी समय भारतीय संस्कृति का एक अटूट अंग थी, आज वो नहीं है। भौतिकतावाद आने के कारण उसे अब बेकार की बातें माना जाता है, क्योंकि आदमी पश्चिमी संस्कृति में रमता जा रहा है और भारतीय संस्कृति को छोड़ता जा रहा है। इस प्रकार ये हमारे लिए बड़ी नुकसानदायक है। यदि हम संक्षेप में कहें तो कोई भी चीज है उसके दो पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। हमने माना कि हमारे लिए जब हमारी नैया डगमगा रही थी, विदेशों में हमारी कोई साख नहीं रह गई थी, उसके लिए हम जिम्मेवार खुद ही थे, क्योंकि हमने सार्वजनिक क्षेत्रों में रुचि नहीं दिखाई, कुशलता नहीं दिखाई, लाल फीताशाही, नौकरशाही, बहुत से नेक से कारण थे जिनके कारण सार्वजनिक क्षेत्रों में सरकार की एक मजबूरी बन गई थी कि उसको समेट करके निजीकरण की तरफ देश को, वैश्वीकरण की तरफ देश को बढ़ाया जाए, आधुनिकीकरण के लिए वैश्वीकरण को अपनाया जाए। तो इन बातों उदारीकरण को भी अपनाना पड़ा। ये देश की उपभोक्ता थी। अब हमारे लिए बात यह है कि हम अर्थशास्त्र के स्टूडेंट हैं, उसके होने के नाते हमें कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए, इनकी हम बात करें। मार्ग अपनाने को जाना चाहिए। क्या एलपीजी की नीतियों का हमें अनुसरण करना चाहिए अथवा नहीं, यह एक विवाद का मुद्दा है। वाद विवाद को पेचीदगी से बचने हुए सीनियर सेकेंडरी के स्तर पर शास्त्री के छात्रों को निश्चित रूप से एक ठोस मंतव्य बना सकते हैं। आर्थिक समृद्धि और विकास के लिए एलपीजी की नीतियों का अपनाया जाना एक मात्र उपचार मार्ग है। देश के राजनीतिज्ञों के लिए एलपीजी की नीतियों का अनुसरण करना काफी सीमा तक मजबूरी का विषय है, न कि चयन का विषय है। ये इनको हमने जब इनको देखा है सकारात्मक प्रभाव को, इसको देखने पर हमें ये अनुभव होता है कि एलपीजी की नीतियां का जो विषय है, जो सरकार ने 1991 में बनाया, ये सरकार के लिए कोई चयन का विषय नहीं था, मजबूरी का विषय था। यदि सार्वजनिक क्षेत्र अच्छी ढंग से कुशलपूर्वक काम करते तो आज ये दिन नहीं होता, नहीं देखना पड़ता। परंतु मजबूरी का अर्थ यह भी कभी नहीं है कि आत्मसमर्पण ही नहीं मान लेना चाहिए। विशेष रूप से यह स्पष्ट शब्दों में कहा जा सकता है कि एलपीजी नीतियों का अनुसरण व पालन बड़ी सावधानी से किया जाना चाहिए। यहाँ सावधानी शब्द प्रयोग किया गया है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि सावधानी से करना हमारे लिए फायदेमंद है। यह अवश्य देख लेना चाहिए कि वस्तुओं और सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हमें बड़े खिलाड़ियों के हाथों में कठपुतली ना बने। जैसे कि हम पहले ब्रिटिश के शासनकाल में 200 साल हो चुके हैं, ऐसी नौबत ना आए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और ट्रैफिकों के क्षेत्र में बातचीत करते समय हमें यह भी अवश्य देखना होगा कि बातचीत से देश के घरेलू उत्पादकों का कोई अहित ना हो, क्योंकि यदि घरेलू उत्पादकों का अहित हुआ तो विदेशी लोग हैं, उनके प्रोडक्ट हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे। माना एलपीजी के कारण हम विदेशी टेक्निक लेके आते हैं, नई नई टेक्निक आती है, हमारा निर्यात विदेशों में जाता है, लेकिन हमें अपने देश के जो निर्यातक या उद्योग हैं उनको भी बचा के रखना है, वरना हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये है कि यदि जैसे हम पढ़ते थे ना विज्ञान वरदान है कभी साफ, तो ना तो विज्ञान वरदान है और ना ये भी साफ है, उसी प्रकार
ये जो एलपीजी की नीतियां हैं ये न ही तो सकारात्मक न नकारात्मक, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इनका प्रयोग कैसे कर रहे हैं। यदि हम सोच समझ के बड़ी सावधानी पूर्वक इनका प्रयोग कर रहे हैं तो ये हमारे लिए बड़ी पॉजिटिव रहेंगी, और यदि हमने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो वहीं फिर ब्रिटिश शासन करने वाली स्थिति आने की संभावना बनी रहेगी। तो मेरे ख्याल में आज के लिए काफ़ी स्टूडेंट और शिक्षक आपका ये लेसन जो 1991 की सुधार हैं वो लेसन नई आर्थिक नीति का आपका समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है इस लेसन में आपको काफ़ी अच्छा कुछ मिला होगा, और इसकी बार बार यदि एक बार समझ ना आए तो बार बार वीडियो देखते रह जाएं और TRZ की बुक का सहारा लेकर के अच्छे से इसकी तैयारी करें, इसी उम्मीद के साथ कि आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। आपसे बच्चों से विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू, धन्यवाद।